हेलो स्टूडेंट्स, हमने अपने पिछले वीडियो में एमओटी डायग्राम्स के बारे में पढ़ा। एमओटी में हमने N2, O2 एक्सेप्शंस सभी डिस्कस किए। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम के ऊपर जो डिपेंड करते हैं जैसे कि बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ, मैग्नेटिक कैरेक्टर, मैग्नेटिक मोमेंट, हमने ये भी डिस्कस किए कि नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स के हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसे होती है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हमारी स्ट्रेंथ और स्टेबिलिटी कैसे देते हैं, किसका क्या बॉन्ड ऑर्डर है, कौन कितना स्टेबल है। इन सबको अब डिस्कस करने के बाद आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे हाइड्रोजन मॉलिक्यूल के बारे में कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल कैसे बना, उसकी स्टेबिलिटी और उसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, उसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी। सबसे पहले मैं H2 मॉलिक्यूल चेक करूंगी। हमें ये तीन मॉलिक्यूल डिस्कस करने हैं, H2, H2 पॉजिटिव और H2 नेगेटिव। इसमें सबसे पहले हम आज H2 मॉलिक्यूल के बारे में डिस्कस करेंगे। H2 मॉलिक्यूल में दो H एटम होते हैं जिसकी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1, यानी एटॉमिक ऑर्बिटल कौन रहेगा, H। अब 1s1 है तो एक ही s ऑर्बिटल यहां पर बनेगा। ध्यान देकर चलेंगे, हमें सिर्फ s ऑर्बिटल ही 1s ऑर्बिटल ही बनाना है। इसका एक बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन गया, इसका एक एंटी बॉन्डिंग स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है, ये एक H एटम है जो एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये दूसरा H एटम है जो कि एटॉमिक ऑर्बिटल है। इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, इसके अंदर भी एक इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी 1s1 है। ये हमारा बॉन्डिंग है सिग्मा 1s, ये हमारा एंटी बॉन्डिंग है सिग्मा स्टार 1s। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, हमारे पॉली और हंट्स को ओबे करते हुए इस सिग्मा 1s यानी कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को फिल करेंगे। हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में यानी कि H2 मॉलिक्यूल में सिर्फ 1s का ही जो है वो एमओटी डायग्राम बनेगा। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल क्या रहेगी, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s 0, क्योंकि यहां पर कोई इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो सिग्मा स्टार 1s 0 रहेगी। अब हमारे लिए यहां पर इंपॉर्टेंटली क्या क्या कैलकुलेट करना है, सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है बॉन्ड ऑर्डर। इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा, देखिए बॉन्ड ऑर्डर होता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। अब हमारे पास यहाँ पर बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 है, एंटी बॉन्डेड 0 है, तो 2/2 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब क्या है कि हाइड्रोजन से हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड बन रहा है क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर 1 रह गया। सेकेंडली हम यहां से निकालेंगे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। तो बॉन्ड लेंथ क्या होती है, इनवर्स ऑफ बॉन्ड ऑर्डर, दैट इज ऑल्सो 1, तो बॉन्ड लेंथ भी 1 पिकोमीटर रहेगी। थर्ड यहां से हम निकालेंगे मैग्नेटिक कैरेक्टर या मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक नेचर। अब मैग्नेटिक नेचर बेटा क्या कह रहा है, देखो आपको बताया था मैंने कि अगर हमारे पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक नेचर पैरामैग्नेटिक होगा। अगर हमारे पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है यानी कि ग्रुप में है, पेयर में है, जोड़े में है, दो इकट्ठे हैं, तो हम बेटा उसका नेचर बोलेंगे डायामैग्नेटिक। तो नेचर क्या रहेगा इसका, डायामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक नेचर का है। और डायामैग्नेटिक नेचर का है तो बेटा हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट कैलकुलेट नहीं करेंगे। रही बात स्टेबिलिटी की, तो स्टेबिलिटी इसकी इसके मॉलिक्यूल से हम जब कंपेयर करेंगे तब हमें पता चलेगी कि डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और जो भी हम दो बॉन्ड निकालेंगे उनमें इसकी स्टेबिलिटी कैसी रहेगी। तो अब ये हमारा H2 मॉलिक्यूल का है। H2 मॉलिक्यूल में आपने स्ट्रक्चर बनाया, आपने जो कैरेक्टर्स निकालने थे वो आपने कैरेक्टर्स फाइंड आउट किए। अब हम करते हैं H2 पॉजिटिव का। चलिए बेटा H2 पॉजिटिव का चेक करते हैं। H2 पॉजिटिव का मतलब है कि एक H एटम H पॉजिटिव है और एक H एटम H है। H पॉजिटिव के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s0 और H के लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s1। इसके लिए भी 1s का यानी कि s ऑर्बिटल का ही बनेगा। ये हमारे पास क्या रह गया, 1s1 एटॉमिक ऑर्बिटल का, ये 1s दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल का। ये H पॉजिटिव के लिए है, ये H के लिए है। एक इनके लिए बॉन्डिंग में जाएगा, दिस वन इज फॉर द बॉन्डिंग, दैट इज सिग्मा 1s। एक इनके लिए एंटी बॉन्डिंग में जाएगा, दैट इज सिग्मा स्टार 1s। इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है और वो इलेक्ट्रॉन हमारा कहाँ आ गया, सिग्मा 1s में। तो इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी, इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सिग्मा 1s1 और सिग्मा स्टार 1s 0।
ये हमारी कॉन्फ़िगरेशन रहेगी। कॉन्फ़िगरेशन के बाद हम डिस्कस करते हैं इसके बॉन्ड ऑर्डर को लेकर। बॉन्ड ऑर्डर को लेकर बॉन्ड ऑर्डर क्या रहेगा इसका? एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन है ही नहीं और बॉन्डिंग में भी कितना है 1, तो 1/2 दैट इज 0.5। और बेटा इसकी बॉन्ड लेंथ क्या रहेगी? इसकी बॉन्ड लेंथ रहेगी 1/0.5 दैट इज इक्वल्स टू 2 पिकोमीटर। देखो जितना बॉन्ड ऑर्डर छोटा हो गया उतनी बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। नंबर 3 पे आते हैं, मैग्नेटिक नेचर। इसका मैग्नेटिक नेचर कैसा रहेगा? मैग्नेटिक नेचर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है इसके पास, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, ठीक है। और अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है? 1 है, तो हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। √n+2 बोहर मैग्नेटॉन, हम इसका मैग्नेटिक मोमेंट भी निकालेंगे। n की वैल्यू कितनी है? n की वैल्यू 1 है, n की वैल्यू 1 है तो √3 बोहर मैग्नेटॉन हमारे पास क्या आ जाएगा? आंसर। तो मैग्नेटिक मोमेंट भी हमारे पास आ गया, मैग्नेटिक नेचर भी हमें मालूम चल गया, बॉन्ड लेंथ भी हमने कैलकुलेट कर ली और बॉन्ड ऑर्डर भी। ये किस मॉलिक्यूल के लिए निकाला है हमने? H2 पॉजिटिव मॉलिक्यूल के लिए। चलिए अब हम देखते हैं H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल क्या कह रहा है। चलिए बेटा H2 नेगेटिव मॉलिक्यूल को देखते हैं। H2 नेगेटिव में भी 2 हाइड्रोजन एटम है, एक H है और एक H नेगेटिव है। नेगेटिव का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा, दैट इज 1s2, और इसके अंदर क्या है? 1s1। ये इनकी कॉन्फ़िगरेशन है। इसके लिए भी हमसे बनाएंगे तो 1s का ही हमें बनाना होगा। ये 1s 1 एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए, ये 1s दूसरे एटॉमिक ऑर्बिटल के लिए। ये एक बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा और एक एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। ये H नेगेटिव के लिए है तो इसकी 1s2 कॉन्फ़िगरेशन है, ये H के लिए है तो इसकी 1s1 कॉन्फ़िगरेशन। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। ये सिग्मा 1s है, ये सिग्मा स्टार 1s है। दोनों में से इलेक्ट्रॉन पेयर्ड होकर सिग्मा 1s में 2 आ गए और सिग्मा स्टार 1s में 1 चला गया। यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन क्या रहेगी? H2 नेगेटिव की कॉन्फ़िगरेशन रहेगी सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। देखिए तीनों को कंपेयर करेंगे तब हमारे पास ये बात जरूर आएगी। अब हम निकालते हैं इसका बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर क्या कह रहा है? बॉन्ड ऑर्डर कहता है 1/2 नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग। बॉन्डिंग में कितने हैं? 2, एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं? 1, तो 2 माइनस 1 कितना हो गया? 1/2 कितना हो गया? 0.5। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 0.5 आया। बॉन्ड लेंथ कितनी आएगी? 1/0.5 दैट इज 2। हमारे पास इसका मैग्नेटिक नेचर क्या रहेगा? मैग्नेटिक नेचर रहेगा इसका हमारे पास। देखिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, कितने हैं अनपेयर्ड? 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है और वो भी कितने हैं? 1 है। तो नेचर कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। नेचर कैसा रहेगा? पैरामैग्नेटिक। और बेटा मैग्नेटिक मोमेंट क्या रहेगा? मैग्नेटिक मोमेंट हम इसका कैलकुलेट करेंगे तो Nn+2 रहेगा। Nn+2 बोहर मैग्नेटॉन, n की वैल्यू 1, तो मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या रहेगा? √3। तो ये हमने कुछ वैल्यूज निकाली, किसके लिए? ये वैल्यूज निकाली हमने H2 नेगेटिव के लिए। यहां से एक बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन आने वाला है। देखो ये जो हमने इससे पहले मॉलिक्यूल का किया था H2 पॉजिटिव का, उसमें भी यही सारी चीजें थी, है ना? यही सारी चीजें थी ना, यही बॉन्ड ऑर्डर था, यही बॉन्ड लेंथ थी, यही हमारा मैग्नेटिक नेचर था और ऐसे ही हमारा मैग्नेटिक मोमेंट निकला। लेकिन उस स्ट्रक्चर और इस स्ट्रक्चर में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है? तो क्वेश्चन अराइज होता है H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल। देखिए आपके लिए क्वेश्चन अराइज होता है H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव। वाई? क्यों भाई ऐसा क्यों हो रहा है? ये क्वेश्चन अराइज हो गया कि H2 पॉजिटिव ज्यादा स्टेबल है H2 नेगेटिव से, जबकि सारी चीजें तो सिमिलर हैं। और हमने पीछे ये भी पढ़ा था कि स्टेबिलिटी जो है बॉन्ड ऑर्डर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो ऐसा क्यों बोला जा रहा है कि H2 पॉजिटिव इज मोर स्टेबल देन H2 नेगेटिव? बात जरा ध्यान से सुनना। अगर हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग को एनर्जी से कंपेयर करें,
बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, इनको अगर एनर्जी से कंपेयर करें तो हम देखेंगे जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में रहेगा, जब इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में होता है, एंटी बॉन्डिंग में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, चाहे वो पेयर्ड हो चाहे वो अनपेयर्ड हो, अगर वो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है तो उसकी एनर्जी रहेगी कम। एनर्जी अगर कम है, देखिए एनर्जी जो है वो इनवर्सली होती है स्टेबिलिटी की, इस बात को ध्यान रखिएगा। एनर्जी जो है वो इनवर्सली होती है स्टेबिलिटी के, मतलब जिसकी एनर्जी कम है, चाहे वो एक इलेक्ट्रॉन भर रहा हो चाहे वो दो भर रहा हो, जिसकी एनर्जी कम है वो क्या है, ज्यादा स्टेबल, ठीक है। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में है, जिसकी एनर्जी ज्यादा है, तो वो क्या रहेगा, मतलब लास्ट इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है, आखिरी इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, आखिरी इलेक्ट्रॉन जहां जा रहा है अगर उसकी एनर्जी ज्यादा है तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। अब रिमेंबराइज कीजिए H2 पॉजिटिव में लास्ट इलेक्ट्रॉन सिग्मा 1s1 में ही था, यानी आखिरी इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ही था, ये तो खाली था, तो उसकी एनर्जी थी कम, एनर्जी कम थी तो क्या हो गई, स्टेबिलिटी ज्यादा, हालांकि दोनों का बॉन्ड ऑर्डर क्या है, सेम। अब H2 नेगेटिव में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन चला गया, लास्ट इलेक्ट्रॉन चला गया किसमें, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, ज्यादा, तो स्टेबिलिटी क्या हो गई, कम। तो इस क्वेश्चन का ये आंसर बनता है। अब आप इसको वर्बली आंसर के फॉर्म में लिख भी सकते हैं और आप बता भी सकते हैं, दोनों के डायग्राम बनाकर कंपेयर करके बता सकते हैं कि विच वन हैव द ग्रेटर स्टेबिलिटी एंड विच वन हैव द लीस्ट स्टेबिलिटी। और ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन इन एमओटी के बेसिस पे आ जाते हैं कि बॉन्ड ऑर्डर सेम होते हुए भी, देखो ये क्वेश्चन आया क्यों, ऑल्दो दे हैव, कह रहे हैं कि ऑल्दो दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, ऑल्दो दे हैव सेम बॉन्ड ऑर्डर, इनका बॉन्ड ऑर्डर जो है वो सेम है, फिर भी ऐसा क्यों हो रहा है, तो आप किसके कंसेप्ट में आंसर देंगे, एनर्जी और स्टेबिलिटी के कंसेप्ट में। आई होप ये आपको अच्छे से समझ में आ गया, और आप यहां पर एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर देखते हैं। आफ्टर हाइड्रोजन चलिए बेटा एक नियॉन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर बनाते हैं। क्या नियॉन मॉलिक्यूल पॉसिबल है, क्या उसके बीच में बॉन्ड बनेगा, हम बोल तो रहे हैं Ne2 बनता है, पर देखते हैं क्या वो मॉलिक्यूल बनता भी है। मेरे पास है Ne2, आप कहोगे आज तक तो बना नहीं है, अब कैसे बनाएंगे हम इसको, देखते हैं बन रहा है कि नहीं बन रहा है। भाई सारी चीजें विद प्रूफ होनी चाहिए। हम यहाँ पर लेते हैं सबसे पहले नियॉन मॉलिक्यूल, नियॉन एटम, कॉन्फ़िगरेशन रहेगी 1s2, 2s2 एंड 2p6, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन से चलेंगे बेटा। मैं फुल स्ट्रक्चर बनाऊंगी, 1s का भी बनाऊंगी और 2s का भी। ये है इंक्रीजिंग ऑर्डर रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी रहेगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी, यानी कि एनर्जी अपवर्ड डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है। सबसे पहले मैंने स्ट्रक्चर बनाया 1s के लिए, बी केयरफुल 1s के लिए भी स्ट्रक्चर और ऑक्सीजन जो मॉलिक्यूल हमने बनाया था उसके लिए स्ट्रक्चर ये लगभग सिमिलर ही हैं, दोनों एक्सेप्शंस में आते हैं। ये हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा और ये हमारा एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल रहेगा। ये हमारा 1s2 है, ये हमारा 1s2 है, ये एक नियॉन एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये एक नियॉन एटॉमिक ऑर्बिटल है, ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है 1s। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हैं, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गए तो कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा 1s2 हो गई, सिग्मा स्टार 1s, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी आ गए तो सिग्मा स्टार 1s2। ये 1s के लिए एमओटी डायग्राम। ऐसे ही हम बनाएंगे 2s के लिए, 2s के लिए भी हमने लिया, 2s के लिए हमने लिया, ये बॉन्डिंग में रहेगा और ये एंटी बॉन्डिंग में रहेगा। 2s2 है हमारे पास, 2s2 दोनों ही मॉलिक्यूल के लिए, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन हैं और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पहले हमारे सिग्मा 2s2 में जाएंगे, फिर दोनों इलेक्ट्रॉन हमारे सिग्मा स्टार 2s2 में जाएंगे, सिग्मा स्टार 2s2। आई होप ये दोनों अच्छे से समझ में आ रहे हैं आपको, कंप्लीटली फुलफिल है, इनमें कोई अनपेयरिंग वगैरह नहीं है। द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज 2p। 2p के अंदर इंपॉर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको O2 मॉलिक्यूल के लिए भी बताया था, जैसा कि हमने N2 मॉलिक्यूल के लिए भी किया था,
कि p के 3 सब ऑर्बिटल्स होते हैं। हमारे पास p ऑर्बिटल के 3 सब ऑर्बिटल होते हैं, px, py एंड pz। px, py एंड pz। अब ये एक्सेप्शंस में है तो सबसे लोअर जो एनर्जी है वो हमारी सिग्मा वाले की रहेगी, फिर हमारे आएंगे पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। फिर हमारी एनर्जी जो रहेगी वो पाई स्टार एंटी बॉन्डिंग वाले ऑर्बिटल की रहेगी, और सबसे जो ज्यादा एनर्जी होती है वो सिग्मा स्टार एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की रहती है। इसका नाम रहेगा सिग्मा 2pz, इसका नाम रहेगा पाई 2px और इसका नाम रहेगा पाई 2py, ठीक है। अच्छा, ये दोनों एंटी बॉन्डिंग हैं तो एक का नाम रहेगा पाई स्टार 2px और एक का नाम रहेगा पाई स्टार 2py, और सबसे लास्ट में बना है इसका नाम रहेगा सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है, सिग्मा स्टार 2pz। अब बारी आती है इलेक्ट्रॉन्स फिल करने की। 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 2p में 6 इलेक्ट्रॉन है। यहां पर भी 2p में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। नाउ 6 इलेक्ट्रॉन है तो यहां पर हमें वो पेयर्ड फॉर्म में भी दिखाने हैं, यानी कि कंप्लीटली फुलफिल दिखाना है। p ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल है, यहां पर भी p ऑर्बिटल कंप्लीटली फुलफिल है, कोई गुंजाइश ही नहीं है कहीं पर एम्प्टी होने की। तो हम यहां से यानी कि लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिल करते हुए चलेंगे। हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स है बेटा 6 + 6 12। तो आप पहले बॉन्डिंग ऑर्बिटल में जिसकी एनर्जी कम है डालिएगा और पेयरिंग करते चलिएगा। देखिए हमने 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए, फिर हम आ गए एंटी बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में भी हमने 6 इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए। आई होप हमने सभी इलेक्ट्रॉन कंज्यूम कर लिए। तो बेटा 1s, 2s और 2p के लिए हमने डायग्राम बना दिया। अब बारी आती है कि हम इसका क्या कैलकुलेट करें, हम इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर देखें। अगर हमें बॉन्ड ऑर्डर से ये मिल जाता है कि ये कोई बॉन्ड बना सकता है, इफ इट फॉर्म एनी बॉन्ड देन इट हैव सम बॉन्ड ऑर्डर, तो हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर जो है वो कुछ ना कुछ तो होगा ही। अब रही बात नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ एंटी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, हम नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। 2 to 4 to 6 to 8 to 10। नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन हो गए 10। अब एंटी बॉन्डिंग काउंट करते हैं 2 to 4 to 6 to 8 और to 10। नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग भी कितने हो गए 10। बेटा 10 - 10 0, 0/2 = 0। तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है 0। अब बॉन्ड ऑर्डर 0 है, इट मीन्स, इसका क्या मतलब है, इट मीन्स नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड, इट मीन्स नो बॉन्ड इज फॉर्म्ड। कोई बॉन्ड नहीं बनेगा। किसके बीच में नहीं बनेगा? 2 नियॉन एटम्स के बीच में कोई बॉन्ड नहीं बनेगा, यानी कि नियॉन मॉलिक्यूल ही नहीं बनेगा, राइट। अगर हम इसका नेचर निकालें, अगर हम इसकी बॉन्ड लेंथ निकालें तो बॉन्ड लेंथ भी 0 है। नेचर निकालें, अगर नेचर पूछ ले तो नेचर तो बता ही सकते हो, सभी के सभी पेयर्ड हैं। तो ये कैसे नेचर का है? ये डायमैग्नेटिक नेचर का होगा। सबसे इंपॉर्टेंट इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिखकर देखते हैं। कॉन्फ़िगरेशन हमने लिखी है नियॉन के लिए, देखो नियॉन मॉलिक्यूल सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2। अब इन चीजों को लिखते चलेंगे ना, इन चीजों को, तो आपकी कॉन्फ़िगरेशन में कहीं कोई गलती नहीं आने वाली। सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2। पाई नहीं है, सॉरी पाई नहीं है, सिग्मा 2pz है। सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 = पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 = पाई स्टार 2py2 and at the last sigma star 2pz2। This is the configuration for the neon molecule. I hope आप अगर कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल लेंगे तो आप इन मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर आसानी से बना पाएंगे, है ना, क्लियर है। तो इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। चलिए बेटा, आफ्टर दीज थ्योरीज, इन थ्योरीज को पढ़ने के बाद, यानी कि VSFPR थ्योरी, VBT थ्योरी, हाइड्रोजन बॉन्ड जो आपकी MOT थ्योरी है, इन सब को पढ़ने के बाद हम दोबारा से बॉन्डिंग टाइप पर आते हैं।
हमने स्टार्टिंग में हमने ये किया था कि हाउ डू एटम कंबाइन, व्हाई डू एटम कंबाइन, इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस किए थे। तो मैंने आपको वहाँ पर 2 या 3 प्रकार की बॉन्डिंग डिस्कस की थी, आयोनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग। तो बेटा उस बॉन्डिंग में एक और छोटा सा नाम हम जोड़ने जा रहे हैं। वैसे तो ये बॉन्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा आराम से पढ़ सकते हो। इसको हम ज़्यादा डिटेल में जब करेंगे वो हमारी यूनिट होगी हाइड्रोजन, जहाँ पर हम इस तरह की बॉन्डिंग को ज़्यादा डिटेल में करने वाले। तो ये जो बॉन्डिंग है इसका नाम है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। साफ लग रहा है आवाज से कि हाइड्रोजन के साथ जो बॉन्डिंग हो रही हो, यानी कि द बॉन्ड फॉर्म्ड बिटवीन द हाइड्रोजन एंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, हम इसको बोल सकते हैं द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस, द बॉन्डिंग टेक्स प्लेस between the hydrogen and the most electronegative atom like फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार की बॉन्डिंग को ही कहा जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, the bonding takes place between the hydrogen and the most electronegative atom like fluorine, oxygen, nitrogen. Such bonding is called hydrogen bonding. लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस हैं। क्या कंडीशंस हैं? कि हाइड्रोजन और दूसरा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होना ही चाहिए। कंडीशंस क्या है? कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसका साइज क्या हो, छोटा हो। The size of electronegative atom is small, must be small, क्योंकि जो छोटा साइज है वही बहुत अच्छी बॉन्डिंग बना सकता है। must be small। ठीक है, जैसे मैंने नाम लिया ना फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, तो वैसे ही जो है आपका ये जो मॉलिक्यूल है, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, ये अपने ग्रुप में क्या होते हैं? छोटे होते हैं ना साइज में, तो ये बेटर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर सकते हैं। दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी मॉलिक्यूल मस्ट कंटेन। दूसरी कंडीशन हमारी रहेगी कि जो मॉलिक्यूल होगा, द मॉलिक्यूल मस्ट contain at least one electronegative atom to linked with हाइड्रोजन एटम। मतलब हाइड्रोजन एटम के साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जरूर होना चाहिए। जो भी मॉलिक्यूल है, जैसे कि देखिए फॉर एग्जाम्पल वाटर, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इनके बीच में तो मैं नहीं कहूंगी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है। बट अगर यहां पर एक और मॉलिक्यूल, सपोज इसके साइड में एक और मॉलिक्यूल है, क्योंकि इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है, इनके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्डिंग है, लेकिन ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल हैं और दोनों मॉलिक्यूल्स के पास एक हाइड्रोजन और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। ठीक है, तो इस मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन इस मॉलिक्यूल के ऑक्सीजन से अगर बॉन्ड बना लेता है, हालांकि दिस वन इज द वीक बॉन्ड फॉर द कोवेलेंट बॉन्ड से कमजोर बॉन्ड होता है, अगर बॉन्ड बना लेता है तो सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार की बॉन्डिंग का नाम होता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये दो अलग अलग मॉलिक्यूल में भी हो सकती है और सिमिलर मॉलिक्यूल में भी। सिमिलर मॉलिक्यूल में जैसे देखिए, अगर HF HF के बीच में है तो F और H के एक तो होगी, इनके बीच में कैसी बॉन्डिंग है? इनके बीच में तो कोवेलेंट बॉन्डिंग है। ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मॉलिक्यूल हो,
दूसरे मॉलिक्यूल, मतलब एटम नहीं होगा, कोई इंडिविजुअल एटम नहीं होगा, मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल के प्रेजेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अगर जुड़ना चाहता है तो सच बॉन्डिंग इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस प्रकार की बॉन्डिंग को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहा जाता है। तो ये बॉन्डिंग होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऐसा नहीं है आप ऐसे कहोगे HF, अरे ये हाइड्रोजन नहीं, ये दिस वन इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दिस इज अ शेयरिंग, ये तो म्यूचुअल शेयरिंग से बना है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी का ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए नहीं होती। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है, ठीक है। ये ना तो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर कर रही है, ना ये किसी के इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग कर रही है। ये सिर्फ एक अट्रैक्टिव फोर्स है एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव और एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में, ताकि बाइंडिंग दिखाई जा सके किसी प्रकार के मॉलिक्यूल की। तो ये किसी मॉलिक्यूल की बाइंडिंग को शो करने के लिए, दिस इज नॉट एन एनी शेयरिंग और कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। चलिए टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखते हैं। टाइप्स ऑफ H बॉन्डिंग, ठीक है। H बॉन्डिंग जो है वो मेनली दो प्रकार की होती है। पहली है इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग। देखिए इंटरमॉलिक्यूलर का मतलब होता है दो अलग अलग, ठीक है, दो अलग अलग चीजें जो बिल्कुल डिफरेंट हो, डिफरेंट भी हो सकती हैं, सेम भी हो सकती हैं, इट डजंट मैटर। दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में अगर H बॉन्ड यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो उस प्रकार की बॉन्डिंग को बोला जाता है इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। हम बोल सकते हैं अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड बिटवीन टू और a bond which is formed between two or more same or different molecules, यानी वो सेम भी हो सकते हैं, वो डिफरेंट भी हो सकते हैं, लेकिन दो या दो से ज्यादा होते हैं तो उनके बीच में जो बॉन्डिंग होगी दैट इज इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। सपोज HF की बॉन्डिंग HCl के साथ, तो इनके बीच में ये जो बॉन्डिंग है इसी को हम H बॉन्डिंग कह सकते हैं, ठीक है। ये H बॉन्डिंग है। HF मॉलिक्यूल के साथ ये भी H बॉन्डिंग है। तो इस तरह की बॉन्डिंग को भी हम क्या कहेंगे, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में, सेम मॉलिक्यूल के बीच में, लेकिन होने चाहिए वो दोनों डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अंदर ही अंदर नहीं होगा, अलग अलग होगा, पोजीशन अलग अलग होगी उनकी। तो ऐसी बॉन्डिंग को हम H बॉन्डिंग कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर H बॉन्डिंग कहते हैं। सेकेंड टाइप है इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रा मतलब सेम, इटसेल्फ, विद इन, मॉलिक्यूल के अंदर ही, बाहर से किसी को कुछ लेके नहीं आना पड़ेगा, ना हाइड्रोजन लेके आनी है, ना इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम लेके आना है, मॉलिक्यूल के अंदर ही पाएगा। तो अ बॉन्ड विच इज फॉर्म्ड within the molecule itself, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ही बन जाता है बॉन्ड तो ऐसे बॉन्डिंग को इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास मॉलिक्यूल है इस प्रकार के मॉलिक्यूल को हम बोलते हैं ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। इसका नाम है ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, ठीक है। देखिए नाइट्रो ग्रुप भी इस बेंजीन पर जुड़ा हुआ है और ये हाइड्रोक्सी, इस ग्रुप का नाम है हाइड्रोक्सी ग्रुप,
हाइड्रोक्सी ग्रुप, ठीक है। इस ग्रुप का नाम है नाइट्रो ग्रुप, नाइट्रो ग्रुप। मोर डिटेल में आप जाकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में समझेंगे। ये है बेंजीन रिंग। बेंजीन रिंग की ऑर्थो पोजीशन यानी इसकी रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ है। इस नाइट्रो ग्रुप का जो एक ऑक्सीजन है वो इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के हाइड्रोजन से एक बॉन्ड बना रहा है। इस प्रकार की बॉन्डिंग को हम बोलेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि ये मॉलिक्यूल तो एक ही है। मॉलिक्यूल कौन है? ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल। तो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही अगर किसी प्रकार की बॉन्डिंग बन जाए और एक रिंग फॉर्मेशन हो जाए, दिस इज अ रिंग फॉर्मेशन हो जाए तो हम उसको इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। ऐसा ही एक और एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज सैलिसिलिक एसिड। ये सैलिसिलिक एसिड है, देखिएगा ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। दिस वन इज योर कार्बोक्सिलिक ग्रुप, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक ग्रुप बेंजीन रिंग से हाइड्रोक्सी ग्रुप के ऑर्थो में जुड़ा हुआ है। इसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, दिस इज योर कॉमन नेम, ठीक है। और आईयूपीएसी नेम होगा इसका 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, ये इसका आईयूपीएसी नेम है, बेंजोइक एसिड। बेंजीन रिंग पर जुड़े हुए हैं। अब देखिए इस हाइड्रोजन और इस ऑक्सीजन के बीच में भी तो बॉन्ड बन रहा है। दैट टाइप ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ अ रिंग टेक्स प्लेस। इस रिंग की फॉर्मेशन इस अट्रैक्टिव फोर्स के कारण हो रही है और इस अट्रैक्टिव फोर्स का नाम यहाँ पर क्या है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कंडीशंस फुलफिल हो रही है ना कि एक हाइड्रोजन होना चाहिए, यानी कि एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन दूसरे मॉलिक्यूल का मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जिसका साइज छोटा हो। दोनों के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करेगा, उसे क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो 2 टाइप ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग टेक्स प्लेस। चलिए बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में एक क्वेश्चन हमारे सामने कई बार आता है, जैसे वाटर मॉलिक्यूल में एक कोवेलेंट बॉन्डिंग होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग का ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि वाटर हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस वाई। ठीक है, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और आप लोगों को पता भी होना चाहिए क्यों। देखो, सबसे पहली बात तो ये कह रहा है कि मैक्सिमम डेंसिटी 4 डिग्री सेल्सियस पे ही क्यों होती है, 0 पे क्यों नहीं होती, 4 के बाद क्यों नहीं होती। तो इसके क्वेश्चन के आंसर के में हम पढ़ेंगे कि एट 0 डिग्री वाटर मॉलिक्यूल्स फॉर्म्स 4 हाइड्रोजन बॉन्ड। देखिए, ये अगर एक वाटर मॉलिक्यूल है, दिस वन इज अ सिंगल वाटर मॉलिक्यूल, तो दो तो इसने क्या बना लिए? कोवेलेंट बॉन्ड। बेटा, जो ये डार्क लाइन है, दिस वन, दीज आर दी कोवेलेंट बॉन्ड, और जो ये डॉटेड लाइन है, ये H बॉन्ड है। ठीक है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल 0 डिग्री सेल्सियस पे 4, 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड है, सिर्फ अट्रैक्टिव बॉन्ड है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है अपने पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल से। ये इसका पड़ोसी है, ये इसका पड़ोसी है, ये पड़ोसी है, ये पड़ोसी है। अपने पड़ोसी वाटर मॉलिक्यूल से 4 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, जिसके कारण उसका जो स्ट्रक्चर है वो केज यानी पिंजरे जैसा हो जाता है। ये जगह खाली है, ये भी खाली है, ये भी खाली है, तो खाली जगह मतलब पिंजरे जैसा हो गया। सो ड्यू टू केज फॉर्मेशन वॉल्यूम इंक्रीजेज। अब केज स्ट्रक्चर का मतलब क्या है? एक्सपेंडेशन। एक्सपेंडेशन का मतलब क्या है? वॉल्यूम, यानी कि एरिया बढ़ रहा है तो वॉल्यूम बढ़ रही है। अगर वॉल्यूम बढ़ती है तो डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम इंक्रीज होती है तो डेंसिटी क्या होती है? डिक्रीज। तो डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या हो जाएगी? कम। सपोज अब 0 डिग्री के बाद हमने थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर इंक्रीज करना शुरू कर दिया, हम टेम्परेचर को 1 डिग्री बाय यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो सबसे पहले कौन से बॉन्ड टूटेंगे? क्या कोवेलेंट बॉन्ड टूटेगा? इतना कमजोर तो नहीं है कि 1 डिग्री 2 डिग्री बढ़ने पे टूट जाए। जो कमजोर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, लाइक दीज H बॉन्ड, एट 4 डिग्री ऑल द बॉन्ड्स ऑफ वाटर स्टार्ट टू ब्रेक। धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटने शुरू होंगे, धीरे धीरे ये बॉन्ड टूटने शुरू होंगे। और अगर
पानी की कोई दीवार है या बर्फ की कोई दीवार है, वो थोड़ी थोड़ी पिघलनी शुरू होती है तो वो सारी चीजें अंदर की तरफ गिरती हैं। तो ये दीवारें यानी कि ये बॉन्ड जब ब्रेक होंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर की कोलैप्सिंग शुरू हो जाएगी, इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब गैप नहीं रहेगा, ये सारे नजदीक आने स्टार्ट हो जाएंगे। सो केज लाइक स्ट्रक्चर डिस्टर्ब, केज लाइक स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, खत्म ही हो जाएगा। वाटर ट्रैप्ड इनसाइड द केज, अब पानी जो है क्योंकि वो पिघलना शुरू हो गया तो सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल बच गया, अब उनके बीच में आपस में कोई अट्रैक्टिव फोर्स नहीं, वो इंट्रैप होना शुरू हो जाएगा इस केज लाइक स्ट्रक्चर में। सो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेस, अब एरिया क्या हो गया, कम हो गया, क्योंकि पहले तो फैला हुआ था, अब धीरे धीरे इकट्ठा होता जा रहा है, तो उसकी वॉल्यूम क्या हो रही है, कम। और अगर वॉल्यूम कम होती है तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। तो 4 डिग्री सेल्सियस पर, अब आप कहोगे 5 पर क्यों नहीं, जैसे ही इसके बाहर टेम्परेचर बढ़ता है वाटर मॉलिक्यूल के जो कोवेलेंट बॉन्ड हैं इनकी ब्रेकिंग स्टार्ट होनी स्टार्ट हो जाती है, तो से दे अगेन डिस्टर्ब, अगेन फॉर्म अ एक्सपेंडिंग फॉर्मेशन, और धीरे धीरे वॉल्यूम फिर से इंक्रीज होगी, और वॉल्यूम इंक्रीज होगी तो डेंसिटी फिर से घट जाएगी, क्योंकि बॉन्ड ब्रेक होने का मतलब अब वाटर मॉलिक्यूल के बॉन्ड ब्रेक होने वाले हैं। अब तक तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्ड ब्रेक हुए थे, धीरे धीरे टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो हम कोवेलेंट बॉन्ड को भी ब्रेक करने की पोजिशन में होंगे, तो उस वक्त अगेन हमारी डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। तो दैट्स वाई एट 4 डिग्री डेंसिटी ऑफ अ वाटर हैज अ मैक्सिमम, इस कारण से डेंसिटी जो है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे सबसे ज्यादा होती है। आई होप आपको यहां तक हाइड्रोजन बॉन्डिंग का सब कुछ समझ में अच्छे से आ गया होगा। जो कुछ है इसको मोर डिटेल में हम चैप्टर हाइड्रोजन में ज्यादा डिटेल में भी करेंगे।